नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बजट सरकार पेश कर चुकी है और आज हम आपको मुलाकात कराएंगे देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, नीति आयोग के वर्तमान में सदस्य और देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी जी से। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? तो पहले मैं 3 या 4 चीज़ें जो मुझे ख़ास लगी हैं, मैं एज अ अर्थशास्त्री के तौर पे वो बताऊंगा, जल्दी से बता दूंगा। तो एक तो है जिसको हम कहते हैं फिस्कल स्टेबिलिटी या मैक्रो स्टेबिलिटी। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब बाहर से बड़े शॉक्स आ रहे हैं, अनसर्टेनिटी हो रही है। तो वो कहते हैं कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब ये हमने एक्सपीरियंस से देखा है इस देश में बाहर भी, कि बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है जरा फिस्कल पॉलिसी थोड़ी टाइट हो और मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी लूज़ हो। तो वो कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर रहता है अपने जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और इन्फ्लेशन के लिए भी। तो एक तो ये है, ये स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं इस गवर्नमेंट शुरू से ही इसमें बहुत तवज्जो दे रही है। और इवन जब वो पेंडेमिक शॉक हुआ था तो उसमें भी करके अब वापस जिसको कहते हैं ग्लाइड पाथ पे आ गई है। दूसरी बात, दूसरी और तीसरी बात, दूसरी जनरल बोल देता हूँ, फिर उसके आगे दूसरा है कि रिफॉर्म चल रहे हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमारा गोल या नॉर्थ स्टार जिसको कहते हैं, हमने कहाँ गाड़ी को लेके जाना है या शिप को लेके जाना है, नॉर्थ स्टार बोलते थे वो जब। तो हमारा क्या है नॉर्थ स्टार? हमारा नॉर्थ स्टार है, हमें विकसित बनना है 2047 तक। तो उसके लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस, रिफॉर्म की गाड़ी अब चल पड़ी है और एक्सेलरेट हो रही है और गति उसकी बढ़ती जा रही है। तो दूसरी ये है, पर अब 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सब चीज़ के लिए रेलेवेंट हैं, जो मैं ख़ास करके जिसको इम्पॉर्टेंट, मैं मैक्रो से डील करता हूँ यहाँ पे। ये ग्रोथ की चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट मेरे उसमें आती हैं। तो मैं कहूँगा 2 बहुत विश्व चीज़ें जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है स्किलिंग पे इतना एम्फोसिस, ये हम पिछले बजट से देख रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने पता नहीं 20 या 10 से ज़्यादा 15 बजट्स में रहा हूँ, इतना एम्फोसिस स्किलिंग पे कभी नहीं दिया गया। और दूसरा है सर्विसेज जो हैं वो स्किल से भी रिलेटेड है। स्किल्स में आगे जा सकते हैं अगर आप और जाना चाहेंगे, और या और चीज़ों से रिलेट कर लेंगे जब आप पूछेंगे। तो बस मैं यहाँ पे टेबल पे डाल देता हूँ सर्विसेज क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जब सर्विसेज जनरल पब्लिक सोचती है, वो तो या सोचती है आईटी सर्विसेज, बहुत उसमें पैसे हैं, वेजेस हाई हैं, या हम सोचते हैं सर्विसेज के भाई ये सफाई कर्मचारी या वो नहीं। सर्विसेज सब लेवल पे होती हैं, लो लेवल स्किल सर्विसेज, मीडियम लेवल, हाई स्किल सर्विसेज सब जगह हैं। तो जो भी आपकी स्किलिंग लेवल हो तो स्किल से कनेक्टेड हैं। अगर स्किल बढ़ाओगे तो आप सर्विसेज में बढ़ोगे। तो ये मेरे हिसाब से ये इंक्लूसिव ग्रोथ, मैं कहता हूँ, एक मेरा सेंटेंस है, 2 सेंटेंस मैं बताऊँगा फिर आपके क्वेश्चन और सुनूँगा। एक तो मैं कहता हूँ जॉब्स एंड स्किल्स आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसका मतलब है सब लोग सोचते हैं हमें जॉब चाहिए, जॉब कहाँ है? मैं सोचता हूँ हमारी स्किल्स कहाँ हैं, स्किल्स कहाँ नहीं मिल रही। एक उदाहरण दूँ, सब दुनिया में, देश में जब मैं प्लम्बर ढूंढने की कोशिश करता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक मुझे बड़ी मुश्किल से मिलता है काम करने के लिए, दुनिया में शॉर्टेज है। तो वो स्किल्स हमें क्रिएट करनी है। जॉब अपने आप ही बन गया, वो है ही नहीं, लोग को मिलते नहीं है। दुनिया में देखो, वो इलेक्ट्रिशियन ढूंढते हैं, उनकी वो बनी हुई है, जैसे हम अपॉइंटमेंट बुक कहते हैं ना, वो अपॉइंटमेंट देते हैं कि मैं आप 2 महीने बाद आपके पास आ सकता हूँ। ओके, सो मिडिल स्किल्स लोग सोचते नहीं है। सो पॉइंट बीइंग के और जो सर्विसेज की बात की ना, मिडिल स्किल सर्विसेज, वो सर्विस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है? सर्विस है। ओके, और कई टाइप की सर्विसेज। सो मेरे हिसाब से जो अगर हम अगले 5-10
आप इंडस्ट्री को भी लिए, मैं इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा, इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके भी अंदर जाइए तो जो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं वो भी सर्विसेज से ही रिलेटेड हैं। आप डायरेक्ट जॉब तो असेंबली करेंगे, वहाँ पे लेडीज़ होंगी, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है कि लेडीज़ को जॉब मिलेंगी, वहाँ पे असेंबली करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक करेंगी, पर जो इनडायरेक्ट जॉब्स की बात करते हैं वो सर्विसेज से रिलेटेड है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्किलिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस मेरे हिसाब में ये पहली बार ही रिकग्नाइज हुआ है इस देश में। मैं 75 साल की बात कर रहा हूँ कि पिछले 2, 3, 4 सालों में एटलीस्ट एट द नेशनल लेवल, मुझे पता है, मेरे को पर्सनली ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि इन खास करके स्किलिंग का तो मैं बहुत गुजरात में करता था, उन्होंने मुझे बताया है, पर नेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये पहली बार ही इसका महत्व रिकग्नाइज हो रहा है। डॉक्टर वीरमानी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, स्किल की बात की हमने। वित्त मंत्री ने और जो तमाम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि मेंटेनिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, हम अपने इकोनॉमी को स्टेबल रखना चाहते हैं क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी है। उसके लिए बहुत सारे मेजर्स उठाए गए हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रयास डालें इकोनॉमिक्स के हैसियत से। ठीक है, तो दो चीज़ें तो 2-3 और चीज़ें हैं जिसको इंडस्ट्री की मैंने डिटेल में बात नहीं की है, तो उसके भी 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो बाहर से अनसर्टेनिटी आ रही है, हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़, मेरे को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंट्री टैरिफ लगा रही है, कोई रेयर अर्थ को बैन कर रही है, तो वो चीज़ें हमें आत्मनिर्भर बनानी पड़ेंगी। पर अब सोच ये है गवर्नमेंट की कि प्रोटेक्शन से नहीं बनता, हमें उसको बढ़ावा देना लगेगा कि हम क्वालिटी मीट कर सकें। ये नहीं है कि हम प्रोटेक्ट करें और हम हमारी कॉस्ट बढ़ें और क्वालिटी डिटीरियोरेट करे, उससे आत्मनिर्भर नहीं बनते। तो हमारा पॉलिसी है कि थोड़ी सी सपोर्ट दो, PLI जैसी है, सपोर्ट दो, FTAs बनाओ जिससे टैरिफ्स अमेरिका में या EU में अभी पहले हुआ है, EU में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, ताकि हम क्वालिटी गुड्स उसको प्रोड्यूस करके वहाँ एक्सपोर्ट कर सकें। तो क्वालिटी, प्रधानमंत्री जी अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि क्वालिटी पे जोर करते हैं, एक्सेलेंस। ये हमें अपने में शक्ति का होना चाहिए कि हम बन सकते हैं, उसके लिए स्किलिंग, एजुकेशन। सो एक तो वो है कि वो इंडस्ट्रियल में आगे बढ़ना है। दूसरा होता है थोड़ा फ्यूचर, जो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी बनानी है AI में, क्वांटम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उस पर टाइम लगता है, इंस्टेंटेनियसली नहीं होता। ओके, अगेन 1-2 कंट्रीज़ ने जल्दी कर लिया, वो कम्युनिस्ट हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, लोगों को डंडे भी मार सकती हैं, जेल में भी डाल सकती हैं, वो छोड़िए, बट वी आर डेमोक्रेटिक कि कोई भी कंट्री टाइम लगता है। ओके, तो इन चीज़ों में टाइम लगना है तो सोचना तो हमें अभी करना पड़ेगा ना, हमें शुरुआत तो अभी करनी पड़ेगी। तो वही एटीट्यूड है हमारे गवर्नमेंट का कि AI का जो पूरा फ़ायदा है वो शायद 10 साल बाद हो, पर अभी से शुरू करो। ओके, उसको ट्रेनिंग शुरू करो, उसकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में थोड़ी रिसर्च शुरू करो, तो किस तरह उसको करे, वो इंसेंटिव्स वगैरह सोच रहे हैं और कई बजट में आए हैं। वीरमानी साहब, कल कई मंत्री से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर जो हमने साथ डेवलप करने की बात की है, उससे देश के विकास की गति जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। स्किल भी होगा यहाँ पे और सारी चीज़ें जो है मेड इन इंडिया है, तो स्किल का बढ़ेगा हमारा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगे, और उसके बाद टाइम कंजम्पशन, जैसे अब यहाँ से मैंने सुना कि यहाँ से आप सिलीगुड़ी जो है 5 घंटे में जा सकते हैं, तो मतलब कि पटना आप 3.5 घंटे में, 4 घंटे में जा सकते हैं। तो इसको आप कैसे देख सकते हैं कि हमारे जो यूथ, एक ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात की जाती है, उसको ये कैसे दूर करने में मदद देगा, ये स्कीम कैसे देगी? यूथ का आप देखें तो अगेन एक तो होता है, जैसे मैंने बताया आपको, शायद नंबर्स नहीं दिए, रफली 58% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं हमारे देश में, रफली 19% 19% एक्चुअली रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है और बाकी सब कैजुअल लेबर है।
तो दो बड़ी कैटेगरीज हैं, एक तो जो रेगुलर जॉब्स होती हैं और एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो हमें दोनों को देखना पड़ेगा। मैं इसको बोलता हूँ, मैं अभी रिसर्च भी कर रहा हूँ, इसको मैं पिरामिड्स की तरह बताता हूँ। एक एजुकेशन का पिरामिड है, लो मिडिल हाई, एक स्किल्स का पिरामिड है, लो मिडिल हाई। तो हमें ये पिरामिड बनाने पड़ेंगे। तो अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड में भी सोचना है ना, खाली अर्बन मिडिल इनकम की, मेरा जॉब है कि मैं सबकी सोचूं, आई मीन दैट इज़ माय जॉब। तो वो सारों की ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं मिडिल बॉटम से शुरू होता हूँ। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर आप बेसिक देखिए, हमारे पर कैपिटा इनकम लेवल, आपके दर्शकों को पता होगा, हमारा लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी है इन पर कैपिटा जीडीपी समझ लो या जो। तो उसमें अक्रॉस द बोर्ड इंक्लूडिंग इंडिया खाली 50%, आप कहते हैं हमारी 100% एनरोलमेंट और कंप्लीशन रेट है प्राइमरी का, पर उसमें खाली 50% लोग जो ख़त्म कर लेते हैं वो बेसिक मिनिमम रीड भी नहीं कर सकते। और ये अनयूजुअल नहीं है खाली इंडिया का, दिस इज ऑल कंट्रीज एट दिस लेवल ऑफ पर कैपिटा। जो और भी हैं लोअर मिडिल इनकम या पोअरर कंट्रीज विच आर इवन वर्स। ओके, तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा हमें। वो बेस भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। मिडिल लेवल ऑफ एजुकेशन पे हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे लोगों को सिखाएं कि अपने आप सोचें। तो मिडिल लेवल पे होता है कैसे सोचें। अब सोचा आप डंडे से नहीं कर सकते, कैसे करोगे? तो मैं कहता हूँ अवेयरनेस एक चीज़ होती है। कैसे साइंस शुरू होती है? साइंस आप रूरल एरिया में भी हो तो आप सोचना कैसे कह सकते हो कि सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ आपको। वो कह सकते हो बच्चों को पेड़ पे देखो कौन सी हरी लीव्स हैं, कौन सी पीली हैं और कौन सी कुछ और है। थिंकिंग पहले आपको देखना पड़ेगा, फिर आप सोचना शुरू करोगे, फिर क्वेश्चन करोगे। मेरा मतलब है टेक्निक्स हैं जो हमने दुनिया में देखी हैं। तो पॉइंट बीइंग यूथ को पहले तो बेसिक एजुकेशन देनी पड़ेगी और हर लेवल पे तकरीबन 25%, 15 से 25% ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनको, क्योंकि आप देखिए अगर 50% जो हैं वो पढ़ ही नहीं सकते, वो रीड ही नहीं कर सकते एक सेंटेंस, तो उनको वहाँ पे फ़ायदा ही नहीं है। वो उनको स्किलिंग करनी पड़ेगी, तो इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सारा पिरामिड बन रहा है। तो एट एवरी लेवल स्किलिंग एंड बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ मैं यूथ को कहूँगा जो हायर लेवल, अब देखिए बजट में है AHM, ऑक्सिलरी हेल्थ प्रोफेशनल। अब रूरल मिडिल क्लास जी होगी, वो सब IT तो नहीं करेंगे, कुछ करेंगे उसमें, वेरी गुड, हम ये नहीं कहते कि वो नहीं होना चाहिए, पर इतने मास ऑफ लोग वो सब IT में थोड़ी जाएंगे। तो उनके लिए दूसरी एवेन्यूज़ चाहिए। आप AHM देखिए, ऑक्सिलरी हेल्थ, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। जब ट्रेनिंग होती जॉब मिल जाएगा। ये जॉब्स एंड स्किल्स आर टू पार्ट्स ऑफ द सेम, ये मेरा सोच है। इट्स वेरी अनकन्वेंशनल, बिलीव मी, मैं पहली प्रोबेबली ओनली पर्सन हु इज सेइंग दिस। तो कई एवेन्यूज़ हैं। सो हर लेवल पे है। स्पोर्ट्स में कह रहे हैं, स्पोर्ट्स जो इंस्ट्रक्टर ही नहीं है हमारे, हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं सब स्कूलों में स्पोर्ट्स का PE जिसको कहते हैं कई दुनिया में, तो इंस्ट्रक्टर वो भी तो जॉब है। वाई इज़ इट इन्फीरियर? खाली जो पढ़ाता है इंग्लिश या हिंदी वही क्यों? जो PE फिजिकल मेंटल हेल्थ आप बात कर रहे थे, तो सब चीज़ें ये ऑल स्पोर्ट्स में देखिए, हेल्थ में देखिए, टूरिज़्म में देखिए। वो बजट में आया गाइड। मैं कई जगह पे गया हूँ, गाइड कोई बिल्कुल यूजलेस होता है, कोई अच्छा होता है, अच्छा लगता है। अगर अच्छा ट्रेंड गाइड होगा तो आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है, बिलीव मी। मैंने गाइड देखे हैं दुनिया में कई जगह पे। सो स्किल्स ट्रेनिंग सब चीज़ के लिए चाहिए, आप एक्सेलेंट बनना चाहिए। ओके, प्रधानमंत्री जी ने तो एक बार ही हमें बताया था कि आप घर में ही देख लीजिए, अगर वो ट्रेंड कुक होगा और नॉन ट्रेंड होगा, उसका फ़र्क आपको ही आनंद में फ़र्क पड़ेगा। सो एवरी लेवल, नॉट जस्ट द हाईएस्ट विच इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर। आपने बताया ही था वो नए इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, IIMs एंड सो ऑन, वो सब वो भी बन रहे हैं। डॉक्टर साहब,
आपने अभी बताया कि यू आर 76, अगर हम 25 साल हम हटा दें कि 25 साल आदमी लर्निंग में रहता है, एजुकेशन में रहता है, 50 साल आपने भारत को बनते हुए देखा है। तो आज हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं। पहले भी स्किल इंडिया में पहले भी लोग थे, लेकिन अब स्कीम आ गई है स्किल इंडिया। आप मनमोहन सिंह जी के साथ 10 साल आपने बहुत क्लोजली आपने काम किया है। आज भी लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या है? अच्छा, ठीक है। मैं कहता हूँ पर्सनली मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ, मैं भी लिटिल अपर मिडिल क्लास अब तक इतने सालों के बाद। पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है फ्रॉम मेरी अपनी पर्सपेक्टिव से और जो मेरे रिलेटिव हैं मिडिल क्लास, वो है जो इनकम टैक्स लॉ का रिफॉर्म। मैं आपको कह सकता हूँ, मेरी बुक एक्चुअली यहीं है, इसमें लिखा है डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म 2009। 2009 में मैं रिटायर करा था एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री। तो ये मैंने लास्ट चीज़ की थी। कितने साल हो गए? 16 साल। ओके, इसको 16 साल लगे हैं, पर इनकम टैक्स लॉ चेंज कर दिया है पिछले साल। बजट में अनाउंस हुआ था, नया इनकम टैक्स लॉ पास हो गया था। इस बजट में उसके तहत सिंप्लीफाइड रूल्स और फॉर्म्स बन रहे हैं। वो एक एजेंसी, अब मुझको नाम याद नहीं है, कोई फॉरेन सीएज वगैरह ने बोला है कि दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म। तो उसका मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ। 5 साल पहले मेरा सीए कहता था पता नहीं ये 10 चीज़ें बना के दो, सारा मुझे ये बना के दो। अब मैं उसको कहता हूँ ये सारा डाउनलोड कर ले, इट इज़ ऑल ऑन द वेबसाइट। वाई? क्योंकि वो सब सिंप्लीफाई हो गया है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैं उसको कहता हूँ, वो मुझे कहता है 2 चीज़ें मुझे बता दो। ऑनरेरियम क्या कोई मिला है कहीं, जहाँ पे अब तो मैं गवर्नमेंट में हूँ, ऑनरेरियम तो कहीं से लेता ही एक्सेप्ट ही नहीं करता, पर वो कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो सारा ऑटोमेटिक है। दैट इज़ द एडवांटेज। मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है। अब आप मिडिल क्लास, बाकी आपके होता है कि नहीं, एक तो ये है। ओके, और दूसरा है ईज़ ऑफ लिविंग पे बहुत फोकस है। और प्रधानमंत्री जी हर रोज़ कहते रहते हैं आपको कोई वो दिक्कतें हो रही है, कोई सब्सटेंटिव चीज़ हो। इंडिविजुअल हम सब नहीं कर सकते, इंडिविजुअल चीज़ें स्टेट्स में होती हैं, डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, पर कोई स्ट्रक्चरल इशू हो या कोई प्रोसेस रिफॉर्म हो, कोई फॉर्म्स ठीक नहीं है, उसके लिए हम सुनने को तैयार हैं। तो ईज़ ऑफ लिविंग की एक इशू है, इंक्लूडिंग टैक्सेशन। और दूसरा मैं कहूँगा कि ये बैक टू स्किलिंग, क्योंकि ये मैं दिमाग में डालना चाहता हूँ। आई कैन टेल यू, मेरे पास कई लोग आए हैं, मेरे स्टाफ में मैंने हायर किए हैं, उनके पास बीए है, उनके पास बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, पर वो जो कर सकते हैं काम उससे मैच ही नहीं करता। तो मेरे को यूथ की अगर आप बात करें, हाँ, क्रेडेंशियल नहीं है, आप सीखे क्या हैं? तो इसके लिए तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, वही तो कह रहा हूँ, वो स्किल एंड शिक्षा मेरे को आप उनको पढ़ाना पड़ा है कि इस तरह ये करो। अब मैं कितने लोग जो मेरे पास काम करते हैं तो मैं कर सकता हूँ। सो वी हैव टू चेंज दैट एजुकेशन एंड स्किलिंग सिस्टम। बाय द वे, अगेन एनईपी में ये सब रिकग्नाइज हुआ है, पर एनईपी में एक किताब में लिखने की एक बात होती है, उसको ट्रांसलेट करने की और बात होती है। दैट इज़ वाई आई टॉक अबाउट प्रोसेस रिफॉर्म। आप कहेंगे ओ ओके हो जाएगा, नहीं होता नहीं है। बुक लिख दी है मैंने, उसको ट्रांसलेट करने में बहुत एफर्ट लगता है। ओके, सो ये आपको फ़ायदा होगा जब आप देखोगे। अभी तो हम सब कहते हैं भाई डिग्री ले लो बस, फिर IAS जाके पढ़ो, पर वो 10-10 साल ट्राई करते रहते हैं। आपको अगर कॉम्पिटिशन हो, जॉब में करो, आपको अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। सो स्किलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वालिटी ऑफ व्हाट यू लर्न। सो एक्सेस जो है हमारा स्कूल में वो ऑलमोस्ट 100% हो गया है, प्राइमरी में वेरी गुड, एट मिडिल, पर हम सीख नहीं रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है कि एक वो कागज़ मिल जाए हमें। आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव स्टेटमेंट ऑन द यूथ। हमारा सिस्टम ऐसे बन गया है कि हम खाली वो कागज़ को देखते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी ग्रोइंग कंट्री के लिए, इंडिया जैसे ग्रोइंग कंट्री के लिए, जो डेवलपमेंट का इंडिकेटर है कि हमारा फिस्कल डिफिसिट क्या है,
फिजिकल डिफिसिट ग्रेजुअली हम कम कर रहे हैं, लेकिन वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे यहाँ काफ़ी है। तीसरा, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर ले, फिजिकल डिफिसिट की बात कर लें, और उसके बाद हम कहें तो हमारा जो अपना डेट है वो भी कोई किसी से कम नहीं है। तो अगर हम एक तरीके से विदेशों से कर्जा लेके अपने देश को विकसित करने की बात कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि मिडिल क्लास पे या टैक्स पेयर पे एक बर्डन बनने वाला है? देखिए, अब हमारा पहले डेट जीडीपी रेशो लीजिए, एक टाइम पे ज़्यादा होता था। अब सारी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो हमारे से बहुत निकल गई हैं आगे। नो लॉन्गर ट्रू। ओके, अब सारे ज़्यादा हैं। आप यूएस से ले लीजिए, आप यूरोप में फ्रांस को पकड़ लीजिए, किसी को भी। सो दैट इज़ नो लॉन्गर ट्रू। वन, फिजिकल डेफिसिट, यस, हमारा फिजिकल डेफिसिट जनरली ऑन एवरेज और कंपेरेबल कंट्रीज से ज़्यादा है। इसीलिए हमारी जो रेटिंग है वो अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो डेफिनेटली फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल तो बहुत महत्व रहता है, बिकॉज उससे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रोडक्टिविटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो बढ़ेंगी। पर ऑन द अदर हैंड हमें ये नहीं भूलना चाहिए, वो जो हम काम चेंज कर सकते हैं। स्टेट्स में जो बिजली है उसको आप ज़्यादा टैक्स कर रहे हो, तो बिज़नेस के लिए बिजली के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप उसको कॉस्ट, अगर आपकी 10 रुपये है, मैं वैसे ले रहा हूँ 10 रुपये, और आप 5 रुपये उस पर एक्स्ट्रा लगा देते हैं और 15 रुपये के बेच रहे हैं, तो वो उसका जॉब पे इफेक्ट होता है। अगेन ये मेरा काम है, मैक्रो जो इनडायरेक्ट जो लोगों को चीज़ें दिखती नहीं हैं वो मुझे देखने का काम है। सो दैट इज़ एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने 50% टैक्स कर दिया तो इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, जॉब्स कैसे होंगे। सो दे आर थिंग्स लाइक दैट। ओके, आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट का देखिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इफ़ यू परमिट मी, आई डोंट नो, हैं अगर टाइम है आपके पास। जो एवरेज रेट है वो इतना बुरा नहीं है। जो लोग फोकस करते हैं कि, अगेन आई मे बिकम अनपॉपुलर बट आई विल टेल यू द ट्रूथ एज आई सी इट, आई एम सॉरी इफ इट ऑफेंड्स एनीबडी, पर जो हमने देखा है वो हम एनालाइज कर रहे हैं। अब एक्चुअल नंबर्स आएंगे जब हम ख़त्म करें, पर अभी पूरा रिसर्च नहीं ख़त्म हुआ। पर हम देखते हैं कि जो बहुत जिसके ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं ना इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज़, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने इतनी बड़ी डिग्री ली है, मुझे तो इतना बड़ा जॉब मिलना चाहिए, तो वो ढूंढते रहते हैं। ओके, जो मिडिल होता है उससे कम ढूंढते हैं। वो 1 साल में उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर जाती है। जो बहुत एजुकेटेड उनको 3 साल लगता है। सो इट इज़, इकोनॉमिक्स में हम इसको कहते हैं सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एक तो है जनरल रेट विच इज़ फाइन। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो जनरल पॉपुलेशन का वो हाई है, पर एज एन इकोनॉमिस्ट आई डू नॉट एग्री विद अदर्स, वो जो यूथ एम्प्लॉयमेंट की करते हैं उसका हमारा, जस्ट टू गिव क्रेडिबिलिटी, मेरा थीसिस प्रोफेसर था, प्रोफेसर एरो, केनेथ एरो थे, नोबेल प्राइज़ विनर। उनका पहला पेपर था ये सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो सर्च एम्प्लॉयमेंट का मैं तो होता है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत हाई है। आपके पास डिग्री है पर आपने सीखा नहीं है उतना, तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगा। तो वो आस्ते आस्ते पता लगता है, वो 3, 4, 5 साल सर्च करते रहते हैं। अगेन मैं कहता नहीं है डेमोक्रेसी है, आप ये करना चाहते हैं ज़रूर करिए, बट हमें एज पॉलिसी मेकर्स वी मस्ट अंडरस्टैंड। ओके, तो कैसे उसका हल क्या है कि एक्चुअली इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द डिग्री, आप फोकस करते कि मुझे क्या क्या सीखना है, तो आप ही को बड़ी जल्दी मिल जाता। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन हमने सीखा क्या है, वी आर जस्ट फोकसिंग कि भाई पास कर दिया, समझ गए ना। सो दैट इज़ इट। फिजिकल की हमने बात की, हमने फिजिकल डेफिसिट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, बिल्कुल सही है आपकी बात। डेट में हम इतने आउटलायर्स नहीं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ये सब जगह ही है। यूथ का तो हमारा थोड़ा ज़्यादा होगा, पर आप मलेशिया ले लीजिए, कोई भी कंट्री ले लीजिए, जब नया आदमी आता है ना जिसके पास डिग्री है, वो सोचता है मुझे ये जॉब बड़ा ऊंचा मिलना चाहिए। सबको नहीं मिलेगा, उसमें से 10% लोगों को मिलेगा, यस, क्वाइट राइट, पर 80% को नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इतना सीखा नहीं है। सेंटर और स्टेट
चाहे हम सरकारिया कमीशन की बात करें, चाहे मनमोहन गवर्नमेंट की बात करें, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की बात करें, विश्व में हम दूसरे नंबर के ऐसे स्टेट हैं इंडोनेशिया के बाद जो फंड एलोकेशन में 19.6 हमारा है और इंडोनेशिया का 19.8 है। सो इट शोज कि भारत जो है वो अपने साथ सबका विकास करके प्रदेश को बढ़ाने के साथ साथ केंद्र को भी बढ़ाना चाहती है। इस फंड एलोकेशन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक और यूनिक जो अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है ना, वो मैं बताता हूँ, शायद हमारे यंग लोगों को नहीं पता होगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी है। उसने बड़ी केयरफुली सोच समझ के हमारे जो फ्रेमर्स थे डिवाइड किया है कि क्या चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और राइट है, और क्या स्टेट को करना चाहिए और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको कहते हैं, एक प्रिंसिपल होता है जिसको सब्सिडियरिटी कहते हैं। बड़ा फैंसी नाम है, मैं बताऊंगा। अब जैसे डिफेंस है, वो हर राज्य तो नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली सेंटर में होगा। और अगर आपने स्कूल बनाने हैं, स्कूल तो लोकल एरिया में होता है ना, आप प्राइमरी स्कूल, हाँ, तो है स्टेट इशू। तो ये प्रिंसिपल सब्सिडियरिटी, इसका फैंसी नेम है पर वेरी लॉजिकल, सिंपल, जो उन्होंने बड़ी केयरफुली सोचा है। जो ट्रिकी पार्ट भी आपको बता दूं और जो चेंज हुआ है, सिमिलरली उन्होंने सोचा टैक्सेस किसको कलेक्ट करने चाहिए। तो जो चीज़ है, जैसे कंपनी है, कंपनी तो कहीं भी ऑपरेट कर सकती है, तो हैज़ टू बी नेशनल। कॉर्पोरेट टैक्स जैसे है, अब एक कंपनी है, उसके ऑफिसेज 10 स्टेट्स में होंगे, तो उन्होंने कहा ये कॉर्पोरेट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग टैक्सेस का एक चीज़ में ओनली वन थिंग हमें बदलनी पड़ी है, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज़ द जीएसटी रिफॉर्म। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस में उन्होंने सोचा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी मोर और लेस स्टेट लेवल पे होते हैं, पर हमारा एक्सपीरियंस है कि स्टेट टैक्सेस किए तो लोगों ने चुंगियाँ बना दी, राइट? आपको याद होगा कि वो ट्रक्स इतने लंबे लंबे लाइनें होती थी। सो दैट इज़ द ओनली वन थिंग वी रियलाइज कि इट हैज़ टू बी, मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स चाहिए, ताकि फ्रीली यहाँ पे आप प्रोड्यूस करें, वहाँ डिलीवर, दूसरे स्टेट में डिलीवर करें, उसमें प्रोड्यूस करें, इधर डिलीवर। सो मूविंग फॉर दैट वी नीडेड अ जीएसटी। दिस इज द ओनली एंड मेजर, one of the major economic constitutional reforms ever done in the country. That is why GST is so important, because ये fundamental structure of the constitution हमें बदलना पड़ा। और कोई इकोनॉमिक चीज़ जो अपने फोर फादर्स ने बनाई थी, उसको किसी को नहीं हमें हाथ लगाने की ज़रूरत थी। ओके, सो सेंटर एंड स्टेट्स। बट दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट थी, उनको समझ थी कि एक उन्होंने फाइनेंस कमीशन बनाई कि थी। सो एक ये एलोकेशन ऑफ टैक्सेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और दूसरा ये फाइनेंस कमीशन की फाइनेंशियल चीज़ें, और बड़ी केयरफुली उन्होंने बनाया कि ये कि फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर पॉइंट इज़ कि ये वेरी फ्यू चीज़, इम्प्लीकेशन क्या है ब्राज़ील में, अगेन नथिंग अगेंस्ट ब्राज़ील, पर ये ऐसी चीज़ कोई नहीं है ब्राज़ील में। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जो स्टेट है वो अपने आप, अगर उसने कोई डेट लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो जाके कुछ भी बोरोइंग के लिए उसको परमिशन लेनी है। ब्राज़ील में ऐसा नहीं था, एंड दे हैड बिग क्राइसिस। वी हैव नेवर हैड सच अ क्राइसिस, हमें कोई ऐसी नहीं आपत्ति आई। तो पॉइंट इज़ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाया है हमारे डिवाइजर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो और देशों में हुई हैं वो यहाँ नहीं हुई। सो जो डिवीज़न ऑफ टैक्सेस एट्सेट्रा, वो ये फाइनेंस कमीशन बनती है, वो कहती है, आपको याद होगा 10 साल पहले शायद, इफ़ आई रिमेंबर, 32% शेयरिंग होता था, फिर जीएसटी के बाद 41% कर दिया, या जब भी किया था। तो सोच समझ के सारी देश की हालत, ये वो प्रदेशों को जो ट्रांसफर्स, ग्रांट, सब उसमें होते हैं, और उसके बेसिस पे ये डिसीजन ली जाती हैं। डॉक्टर बिरमानी, सो वेरी गुड सिस्टम, जैसे आपने इंडिकेट किया। डॉक्टर बिरमानी, ISM 2.0, जिसमें हम सेंट्रल नोट 2.0 और 3.0 हम बनाना चाहते हैं। उसके बाद एक इस बार आया ऑरेंज इकोनॉमी, उसके बाद आया AI, और उसके बाद आया मेंटल वेलनेस, क्वालिटी लाइफ।
ये सब एक तरीके से हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जो विकासशील से विकसित होने की तरफ अग्रसर है। बट फिर एक क्वेश्चन आता है बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है, कि इसमें जॉब कहाँ है? सो हमने काफ़ी डिस्कस किया है जॉब्स कहाँ आएंगे, पर देखिए अगेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है आप ऊपर नेशन में नहीं होती, आप कहाँ पे जॉब जाते हैं, आप यूपी चली जाइए या तमिलनाडु जाइए, जॉब्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, वो ग्राउंड पे हो रहे हैं ना। आप अगर रूरल एरिया में हैं तो रूरल में हो रहे हैं। ओके, देयर इज़ वन थिंग डिफरेंस बिटवीन वेलफेयर विच इज़ अ नेशनल थिंग। हमने NRGS या जो भी अब नाम जी राम जी, हाँ जी राम जी पॉलिसी बनाई है, तो एक तो वेलफेयर होता है, सेफ्टी नेट, ओके, दूसरा होता है एक्चुअल जॉब, तो प्रदेशों में ही राज्यों में ही होते हैं ना क्रिएट। तो ओनली व्हाट हम नेशन में कर सकते हैं, थोड़ा उनको कह सकते हैं कि ये पॉलिसीज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, जॉब पे, इसीलिए जो जॉब का लॉज वो चेंज करे हैं, 4 कोड्स बनाए हैं। तो क्यों? क्योंकि हमने देखा है वो पिछली इफ़ आई रिमेंबर 4-5 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था कि जो राज्यों ने अपने लेबर रिफॉर्म किए हैं उनके वहाँ जॉब ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। तो प्रॉब्लम इज़, एक तो पॉलिसीज़ होती हैं, दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। जिस तरह हम कर रहे हैं, वी ऑलवेज हैव टू, मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये राज्य के हाथ में है या हमारे हाथ में है। अगर राज्य के हाथ में है तो हमें उनको इंसेंटिवाइज, नज, ये एक वर्ड नया बना है कि उनको थोड़ा सा इंकरेज करिए किसी तरह कि ये करें। और इतने बड़े देश में आप सोचिए 1.4 बिलियन, हम पहले इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि सेंटर कौन है हमें बताने के लिए। मुझे अभी भी याद है, अब प्लीज़ रिमेंबर, मैं 30 साल पहले इस प्लानिंग कमीशन होती थी यहाँ था, तो हमें गालियाँ देते थे स्टेट के, भाई तुम कौन हो, तो हर स्टेट फ़र्क है। अब कोई हम सुनते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इशू सॉल्व हो गई हैं। मुझे अभी भी याद है, हर देश, राज्य, कुछ भी हम स्कीम शुरू करते थे, हर राज्य कहता था कि आपने तो स्टैंडर्डाइज बना दिया है, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें कुछ और चाहिए। हाँ, सो इट इज़ 1.4। अब मैं फॉरेनर्स को बात करता हूँ ना, मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारे 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं, 36। आपकी EU में 27 कंट्रीज़ हैं, मेंबर स्टेट्स, और उनकी तो सब सिमिलर है। हमारी तो वो किसी फॉरेनर कोई आई थी अभी 2-3 दिन पहले, वो बोल रही थी एक्स पे कि मैं हर 20 किलोमीटर्स पे नया टाइप का फूड मिलता है, खाने का फ़र्क हो जाता है। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट यूनिटी का ये मतलब नहीं है कि हम स्टैंडर्ड सब चीज़ें एक चीज़ करें। सो पॉइंट क्या है? तो प्रधानमंत्री का मैसेज, ही इज़ मच बेटर कम्युनिकेटर। वो कहते हैं कि विजन हमारी तो है, ठीक है, नीति की है, सबकी होनी चाहिए, राज्यों की विजन होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट की विजन होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए। आप क्यों समझते हैं, आप यूथ हैं, आप भी बताइए कैसे जॉब कैसे क्रिएट होते हैं। सोचिए, सब सोचो, ऑर्गेनाइजेशन सोचो, ग्रुप्स हैं जो सोचो, विजन, एवरीबडी मस्ट हैव अ विजन ऑफ विकसित भारत। डॉक्टर साहब, एक सवाल थोड़ा सा, अब इकोनॉमी से थोड़ा सा अलग चलते हैं। आपने मनमोहन सिंह जी के साथ भी बहुत अच्छा काम किया है और मोदी जी के साथ भी काफ़ी समय से आप काम कर रहे हैं। दोनों के थॉट प्रोसेस में फ़र्क क्या है? और दोनों के थॉट प्रोसेस में एक जो थिन बाउंड्री है कि पहले कहते थे कि ये देश जो है वो बिल्डर्स चला रहे हैं, पूंजीपति चला रहे हैं। आज भी कमोबेश स्थिति वही है, क्योंकि एक बिल्डर 3 लाख रुपए से अपना बिजनेस शुरू करता है और 10 साल में वो 300 करोड़ का हो जाता है। अल्टीमेटली ये बर्डन मिडिल क्लास पे या पुअर क्लास पे जाता है, वहाँ पे हमारा रेगुलेशन नहीं है। और दूसरा कि हमारी हाई स्पीड सड़कें बन रही हैं, हमारे हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहे हैं, लेकिन आज भी 10 से 14 लाख लोग जो हैं वो सड़क पे मर जाते हैं। वो भी तो हमारी इकोनॉमी को एक नुकसान ही हो रहा है, GDP को। पहले तो देखिए, जो 2 टर्म थी वो बिल्कुल फ़र्क थी। जो पहली टर्म थी उसमें PV नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे।
उसमें, और जो टर्म उनकी बाद में हुई 2, उसमें वो प्रधानमंत्री थे 2004 से 2013। ओके, पहली टर्म में नरसिम्हा राव जी थे। तो दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। लोग समझते हैं वो मिक्स करते हैं। जो भी चीज़ें उनको लोगों ने प्रेज़ किया इकोनॉमिक्स में, वो सब नरसिम्हा राव जी के टाइम पे हुई थी। और मैं उस वक्त भी बोलता था, मैं अब उनके पीछे नहीं बोल रहा, मैं उस वक्त बोलता था मोंटेक सिंह जी जो सेक्रेटरी थे कि उनका भी आप ही इज़, उनके बगैर कुछ नहीं होता पर नरसिम्हा राव जी के। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ जो है कि हम कई डेकेड कहते हैं, 10 साल से बोल रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। पर हमारा जो प्लानिंग सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था। प्लानिंग कमीशन ऊपर से डिसाइड करती थी, राज्य आते थे, वो प्लान बनता था, पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जितना भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था, कम या बेश या जो भी पब्लिक सेक्टर को होता था ज़्यादा, या CSS वगैरह छोड़िए। पर अब वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। दैट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन नीति। नीति कहते हैं कोई पैसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वी डू नॉट वांट पीपल टू कम एंड बेग हियर, दैट इज़ नॉट द पर्पस। एक चीज़। दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने थोड़ा सा बताया, मैं फिर से बोलता हूँ। अब वो प्लान नहीं है, अब विजन है। आप बताइए, आप करेंगे। हम खाली जो बीच में थोड़े थोड़े गैप मिलते हैं, जो हमें लगता है कि नेशनल पॉलिसी, जैसे स्वच्छ भारत, राइट। अगर लोग डरते हैं या सोचते नहीं है कि क्लिनलीनेस, लोग समझते हैं गंद, क्लिनलीनेस दे थिंक डर्टी। नहीं, क्लिनलीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पब्लिक हेल्थ। ओके, बट वो इश्यूज में जाना नहीं। बट द पॉइंट इज, इट इज़ द विजन। इट इज़ कि ये करना चाहिए, और पैसे इज़ जस्ट अ लिटिल नज कि ठीक है, थोड़ा हम आपको हेल्प कर देंगे 40% या जो भी है। ओके, आप करिए, यहाँ से नहीं हो सकता। आपको करना है तो करिए, स्टार्ट करिए। आपको ये इतने जो भी है 60-40 जो भी होता है। सो दीज आर द 2 फंडामेंटल थिंग्स। नाउ उसके आगे आप चलिए। आई डोंट नो हाउ मच इट अफेक्टेड पॉलिसी। इट डिड, मतलब काफ़ी, खास करके जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, वो जो मैक्रो वे ऑफ थिंकिंग कहते हैं कि वो कहते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि हमने कान पकड़ लिए। मैक्रो का मतलब है आप यहाँ से इधर भी कान पकड़ सकते हैं। दैट यू कैन नॉट सी अनलेस यू स्टडी एंड यू अंडरस्टैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम कहते हैं, हम देखते हैं कि हम टैक्स बढ़ गया है तो मेरे को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आप ये नहीं देखते कि वो इकोनॉमिक्स कहती है कि इसका इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव 100 लोगों पे होगा। ओके, सो दैट इज़ मैक्रो। ओके, so in that sense, Manmohan Singh ji was macro, he understood economics, but अपने प्रधानमंत्री जी अब हैं, he really understands the ground level, from the ground। उन्होंने अपने आप देखा है, उन्होंने अपने आप महसूस किया है, उन्होंने प्रॉब्लम देखी हैं, तो वो सल्यूशन चाहते हैं। वो कहते हैं ये मेरे को प्रॉब्लम ठीक है, हाँ ये आप ठीक बोल रहे हो, ये प्रॉब्लम है, अब बताओ करना क्या है। ओके, अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं बताओ, मैंने भी देखी है ये प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, 2 सवाल हमने इसलिए किया क्योंकि चूंकि आप लोग नीति में हैं तो आगे नीति बनाएंगे और हमारा काम यह है कि जनता को इससे फ़ायदा हो। एक तो जिस तरीके से दिल्ली NCR या पूरे देश में अगर करें तो एक जो बिल्डर्स का जो कॉकस है, बिल्डर्स का कॉकस है, और दूसरा यंग पीपल आर डाइंग ऑन रोड्स। सो रियल एस्टेट, आप, मैं अगेन डोंट माइंड मी, बट रियल एस्टेट वॉज अब क्या कहूँ, मैं इतना फॉलो नहीं करता, बट जब मैंने देखा था, द रियल एस्टेट वॉज द डर्टीएस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। दिस इज नॉट इंडिया। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हु हैज़ बीन इम्पीच्ड, वो उसको एक्चुअली फारग कर दिया था, वॉज अ मैन नेम स्पीरो टी एग्न्यू। और वो कैसे, वो रियल एस्टेट में से आया था, जो उसका बॉल्टिमोर का वो मेयर था, और वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। उसके बाद उनको प्रोसिक्यूट किया था फॉर व्हाट ही डिड इन बॉस्टन। व्हाई? बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट।
सो आप ये मत समझिए कि ये रियल एस्टेट यहीं की कई स्पेशल प्रॉब्लम है, समाउ वी आर बैड पीपल और समथिंग, नो। दूसरी चीज़ है जो रेरा बनाया है, दिस इज़ एग्जैक्टली डिजाइन टू डू दैट, ओके, टू गेट दिस। डर्टी बिजनेस मीन्स डर्टी मनी, आप समझते हैं ना। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा है इस चीज़ पे। तो दिस इज़ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। नाउ कई कंट्रीज ने सॉल्व कर दी है, कईयों नहीं कही है, पर आप समझें कि खाली ये हमारी प्रॉब्लम है, नो। बट अटेम्प्ट किया है, ये रेरा से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आप फॉरेन रीट्स आ गए हैं, आप फॉरेन कंपनी से पूछिए, वो आपको बताएंगे बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो सब चीज़ शुरू होती है, अब उसको आगे कैसे लें। अभी प्रॉब्लम है कि अगेन आप कह रहे थे सेंटर और स्टेट्स, अब ये स्टेट्स की इशू है, राइट। यहाँ से हमने रेरा बना दिया है, पर एक्चुअल परमिशंस एवरीथिंग जो है वो तो सिटी में होता है ना। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं या किसी भी जगह की बात करें, होसूर की बात करो या ना कहीं भी चले जाओ, वो परमिशन तो सिटी में मिलेंगे ना, उस प्रदेश उसकी टाउन्स और सिटीज़ में। तो इट इज़ लाइक कितनी सिटीज़ एवरीवेयर दे हैव समबडी हैज़ टू डू इट, इट्स डिफ़िकल्ट। अब मैं आपको क्या बताऊं, उसका आपको पता है ज़्यादा, राइट। और दूसरा इट्स हाई स्पीड। देखिए अगेन हाई स्पीड रेल बहुत कॉस्टली चीज़ है, ओके। अभी मुझे याद है हम कहते होते थे अपने एक्सपर्ट, मेरा फ्रेंड ही था राकेश मोहन, वो इस चीज़ पे अर्बन का एक्सपर्ट होता था 50 साल पहले। आई मीन आई एम नॉट सेइंग ही इज़ नॉट टुडे, बट उनका एक्सपीरियंस पुराना है, अब चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। बट मेट्रो रेल वाज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि अंडरग्राउंड टनलिंग बहुत कॉस्टली होती थी, ओके। वैसे ही हाई स्पीड रेल का मतलब है वो सारा उसका सिस्टम ही बदलना पड़ता है, तो इट इज़ वेरी कॉस्टली। बट आई थिंक जहाँ तक मुझे समझ आती है ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का ये है कि हमें ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी अभी, क्योंकि ये चीज़ें बिल्डअप करने में टाइम लगता है। सर सड़क परिवहन की हम बात कर रहे थे कि हाई स्पीड पे हमारे लोग करीब 14 लाख लोग जो हैं हमारे वो मतलब एक्सपायर होते हैं मंथली। दिस इज़ अ बिग अमाउंट। और मुझे किसी ने बताया था, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और बिजनेस का छात्र भी नहीं हूँ, कि अगर हम उस मतलब उस डेथ को आधा कर लेते हैं तो हमारी जीडीपी जो है 2% बढ़ जाएगी हमारी। सो आई थिंक जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैं वो बड़े प्रोग्रेसिव हैं। आई थिंक ये इशू उनके बिल्कुल ध्यान में है। और जहाँ तक मुझे मैं बाहर से देखता हूँ, मेरी कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुई है, दिस इज़ नॉट माय टॉपिक, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर से डील नहीं करता, पर ये चीज़ उनके डेफिनेटली ध्यान में है। अब सर उसका क्या सोल्यूशन है, उसका डिज़ाइन, ओके, दे आर टू थिंग, डिज़ाइन, मेंटेनेंस और लॉ एंड ऑर्डर। अब आप कहें सारा कुछ मैं नेशनल हाईवे अगर आपने बनाया आपको ब्लेम कर दूँ, नहीं। जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आपको जो जहाँ स्टेट से जा रहा है उसको करना पड़ेगा ना। मैं अब अगेन स्टेट्स नेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लोग बीच में से तोड़ के वो कोई वाहन, अगेन आई डोंट वांट टू नेम किस टाइप के वाहन लोकल, वो वहाँ से बीच में आके उल्टी तरफ चलने लगता है, तो आप क्या समझते हैं, नहीं होगा एक्सीडेंट। अब वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसने हाईवे बनाया है, जो मेंटेन कर रहा है, या जो लॉ एंड ऑर्डर उसका? कोई उसको पकड़ता है, कोई उसको जेल में डालता है? बातचीत के आखिरी चरण में हमारी जीडीपी जो है वो 6.8 से 7.2 एक्सपेक्टेड है कि शायद हम इसके आसपास ही हम ग्रो करेंगे। फिस्कल डिफिसिट की हम लोगों ने बात कर ली, इंफ्रा की बात कर ली, हमने जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली। इस बार मिनिस्टर ने और सरकार ने कहा कि एल्डर केयर, वेलनेस, फार्मास्यूटिकल्स ये एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे हमें जॉब भी मिलेंगे, और अगर एल्डर हमारे हेल्दी रहेंगे तो पैसा कम खर्चा होगा उसके इलाज में, वो भी जीडीपी में ग्रो करेंगे और उनकी यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं समाज के निर्माण में। उसको आप कैसे देखते हैं और विकसित भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखिए, हेल्थ सेक्टर पे बहुत कुछ हुआ है पिछले 10 साल में, ओके। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे दिख रहा है एज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर, हेल्थ पे सबसे ज़्यादा हुआ है आउट ऑफ एनी सोशल सेक्टर
आप पिक करिए, जो नंबर ऑफ स्कीम्स देखिए, द अमाउंट ऑफ अटेंशन, जो हॉस्पिटल बने हैं, इंस्टीट्यूट्स बने हैं, जो हम बोलते हैं हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स जो हैं, सब में हेल्थ है। मैंने एक चीज़ नहीं देखी है जिसमें हेल्थ नहीं आ रहा। सो आप देख लीजिए हेल्थ, मुझे तो समझ नहीं आती इसमें और ज़्यादा आप करना चाहते हैं, बाकी चीज़ों में कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ गुड, वी आर डूइंग, वो अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, सब चीज़ में हेल्थ की बात हो रही है। मुझे तो कहीं दिखता ही नहीं है कि और कुछ भी कर सकते हैं। सर ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच क्या नहीं, पर उसका इशू क्या है? आप खाली यू कैनॉट जस्ट कीप सेइंग ये डू दिस दैट, उसकी इफेक्ट क्या हो रही है? जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कह रहे थे कि बहुत एक्सपेंशन हो गई है, अब देखो क्या उसकी एफिशिएंसी है, कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ ज़्यादा करना है। सेम थिंग नीड्स टू बी डन फॉर हेल्थ। आप 100 प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, अब देखिए कि ये 10 सबसे बेटर हैं, उसमें ज़्यादा खर्ची है, ये 10 अच्छी नहीं है। मॉनिटरिंग करिए, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, नॉट मॉनिटरिंग, एनालिसिस, किसका ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है एक्चुअल हेल्थ पे। ये नहीं है कि हमने 1000 प्रॉब्लम है, सब जगह में 1000 प्रॉब्लम है, आप कहेगा सब 1000 प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है, नहीं होता, ऐसे नहीं होता डेवलपमेंट। आपको देखना है कि यू हैव टू फोकस कि ये 4 चीज़ें हैं। ले लीजिए एक विमेंस हेल्थ, ये हमें पता है एनालिसिस के द मनी अटेंशन फोकस्ड ऑन मेल हेल्थ हैज़ बीन मोर देन विमेन। ओके, एक इशू है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ये नहीं आप कह सकते सब चीज़ नहीं कर सकते। एल्डर केयर इज नेग्लिजिबल इन आवर कंट्री। हाँ, सो यू हैव टू फोकस। एल्डर केयर कैसे करोगे? यू हैव टू क्रिएट द स्किल्स अगेन ना। एल्डर केयर क्यों नेग्लिजिबल है? क्योंकि ये प्रोफेशन ही नहीं गिना जाता। आप उसको स्किल करोगे, सर्टिफाई करोगे, स्टैंडर्डाइज करोगे तो तभी प्रोफेशन बनेगा ना। ये रिलेट्स टू व्हाट आई वाज टॉकिंग, जॉब्स एंड स्किल्स। सर अब आपके आखिरी चरण में जॉब और स्किल्स की हमने बात की, ग्लोबल अनसर्टेनिटी को हम देख रहे हैं, कोई हमारा इंपोर्ट बैन कर रहा है, कोई एक्सपोर्ट बैन कर रहा है, कोई कुछ भी बैन कर रहा है। 6.8 से 7.2 के बीच में हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। आप हमारे जो रोबस्ट इकोनॉमी है, देश की जो रोबस्ट इकोनॉमी है, हम थर्ड और फोर्थ के बीच में हैं हम, आपको क्या लगता है कि 2047 तक हम विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर लेंगे? तो अभी हम 4th लार्जेस्ट हैं। देखिए, पर कैपिटा जीडीपी और साइज़ 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मैंने पहले एक इंडेक्स बनाया था जिसको मैं वीआईपी बोला था, दैट इज़ अबाउट इकोनॉमिक पावर। द जीडीपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक पावर। जब हम कहते हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, विच इज़ जहाँ हम अब हैं, और 3 बनेंगे, अभी बने नहीं हैं, 3 जब जर्मनी को ओवरटेक करेंगे तकरीबन 2 साल में, 2 और मैक्सिमम 3 साल में। तो एक तो वो होता है इकोनॉमिक पावर, दूसरा होता है जब हम वेलफेयर की बात करते हैं, हमारे लोग, हमारी जनता की इनकम लेवल या वेलफेयर कितना है, तो हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करते हैं। वहाँ पे ये जो मैं कह रहा था, लोअर मिडिल इनकम कंट्री हैं और अपर मिडिल इनकम, उसकी पर कैपिटा जीडीपी डिपेंड। इट इज़ नॉट द पावर। पावर इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर डीलिंग विद अदर कंट्रीज़। हम दूसरे देशों से वो हमें लड़ाई कर रहे हैं या हमारे से ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उसमें पावर इम्पॉर्टेंट होती है। पर जब हम अपने लोगों की वेलफेयर की बात करते हैं, अपने के जॉब्स हैं, क्या है, इनकम क्या है, तो पर कैपिटा जीडी इम्पॉर्टेंट है। वो हम कह रहे हैं विकसित का मतलब होता है वो गैप को क्लोज करें। मतलब वो तो बड़ा गैप है, लेकिन अभी बहुत गैप है, राइट। पर हाँ, दैट इज़ द बिग चैलेंज। वो ऐसे मैजिक नहीं है, प्लीज़ बिलीव मी। अब मैंने सारी ग्रोथ हिस्ट्री पढ़ी है, दैट इज़ वन ऑफ माई एरियाज। मैक्रो जब कहते हैं ग्रोथ इज़ मैक्रो, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। 10 कंट्रीज़ होती हैं, अभी 250 कंट्रीज़ हैं जो जाके हमारे लेवल से जाके जो हाई इनकम कंपनी है बिल्कुल लिमिटेड हैं। आप समझते हो कि बस हम कहेंगे और बन जाएंगे, नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इसको वो बनाना पड़ेगा, जनता का प्रोग्राम। एवरीबडी हैज़ टू पार्टिसिपेट, एवरीबडी हैज़ टू थिंक, एवरीबडी हैज़ टू डू देयर पार्ट। अगर छोटा सा भी पार्ट हो,
फॉर एग्जाम्पल द सिंपलेस्ट पार्ट कि अपने आप को इम्प्रूव करो। आप वेलनेस की बात कर रहे हैं, अपनी वेलनेस ही इम्प्रूव करो, दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स। आप भी तो कुछ करिए। आप ये मत कहो कि मुझे वो आप क्या वो कैनेडी ने बोला था, आस्क नॉट व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री, आस्क व्हाट नो आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। मतलब दोनों तरफ होता है, थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। ये थे डॉक्टर बिरमानी साहब, जिन्होंने कहा कि भारत को विकसित करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम भी विकसित हों, और स्किल और जॉब को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक ही सिक्के का दो पहलू है कि अगर हम स्किल्ड हो जाएंगे तो नौकरी स्वतः मिल जाएगी। अब हमारे यंग इंडिया को ये कोशिश करना है कि आप नौकरी ढूंढते हैं या आप अपने आप को स्किल्ड करते हैं। नमस्कार, इस कार्यक्रम में इतना ही।